हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था 8वां जीवों का जो वर्गीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जिसके बारे में मैं शुरू से आपको बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, वर्गीकी के बारे में पढ़ा, वर्गीकरण के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर वर्गीकरण की जो पद्धतियां दी गई है उसके बारे में पढ़ा, कैरोलस लीनियस की, कॉपलैंड की, वॉर्नेल की, व्हिटेकर की, ग्रे और ड्यूटल की भी पढ़ी। फिर अपन ने ग्रे और ड्यूटल की जो 6 जगत प्रजातियां प्रणाली अपन ने पढ़ी थी, उसको 3 डोमेन में, 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, डोमेन फर्स्ट, डोमेन 2 और डोमेन 3। डोमेन फर्स्ट में बैक्टीरिया, डोमेन सेकंड में आर्किया और डोमेन थर्ड में हमने यूकेरिया को रखा था, नाम दिया था। ठीक है, ये था हमारे डोमेन के बारे में। इसके आगे अपन अब शुरू करते हैं जो है हमारे नामकरण। जीवों के नामकरण के कुछ प्रणाली दी गई है, ठीक है, और कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनके बारे में अपन अब पढ़ते हैं। ये हमारे इस अध्याय का तीसरा लेसन है, तो तीसरा पार्ट है, तो पढ़ते हैं अपन इसको। देखिए, नामकरण ज्यादातर लैटिन भाषा में होता है। जीवों का जो नाम दिया जाता है प्रत्येक का। अब नामकरण की आवश्यकता कहां पड़े, तो देखिए, नामकरण इसलिए जरूरी है कि मान लो अपन किसी चीज को, कोई पौधा है या कोई जंतु है, ठीक है, जैसे चूहा है, चूहे को हम हमारे भारतीय भाषा में चूहा कहते हैं, उधर इंग्लिश में रेटस कहते हैं, चाइना में उसको पता नहीं क्या कहते होंगे, जापान में उसको पता नहीं क्या कहते होंगे। ठीक है, तो भाषा के कारण जीव तो वही है, चूहा तो चूहा ही है, लेकिन उसको अलग अलग नाम दिए गए। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी पद्धति बनाई जाए कि जीव का नाम उस पद्धति के अनुसार सारी दुनिया में एक ही और उसको एक ही नाम से जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए उन्होंने लैटिन भाषा चुनी। ठीक है, लैटिन भाषा के कुछ वैज्ञानिक नाम रखे, प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम रखा, जो सारी दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, कोई भी देश में, तो उस चूहे का वैज्ञानिक नाम अगर पूछेंगे तो वही बताएगा आगे वाला। ठीक है, और नामकरण के लिए लैटिन भाषा को चुना गया। क्यों? क्योंकि लैटिन भाषा अपने यथार्थ एवं संक्षिप्त स्वभाव के कारण नामकरण हेतु उपयुक्त है। यथार्थ, अपनी यथार्थता दर्शाती है, और संक्षिप्त होने के कारण, अर्थात शॉर्ट में निपट जाने के कारण। क्योंकि अगर वही चाइनीज, जैसे चाइनीज और जापानीज में नाम बोलेंगे, तो किसी चीज का नाम बोलेंगे तो वो नॉर्मल नाम से 3-4 गुना बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन लैटिन भाषा को इसलिए चुना क्योंकि वह यथार्थ थी और संक्षिप्त स्वरूप के कारण। ठीक है, तो नामकरण अब शुरू करते हैं नामकरण के बारे में। नामकरण, अब नामकरण के लिए लैटिन भाषा को क्यों चुना, लैटिन भाषा को ही क्यों चुना, तो देखिए, लैटिन भाषा अपनी यथार्थता तथा संक्षिप्त स्वभाव के कारण, लैटिन भाषा अपने यथार्थ एवं संक्षिप्त स्वभाव के कारण नामकरण के लिए उपयुक्त मानी गई। ठीक है, अब नामकरण की जो पद्धति है वो द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी थी, वो सारी दुनिया में फेमस है, और उसी के हिसाब से क्या किया जाता है, प्रत्येक जीव का नाम रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इस द्विनाम पद्धति का जो सुझाव दिया था
सबसे पहले प्रस्ताव एवं प्रयोग किया था वो गास्पर्ड बोहिन नामक एक वैज्ञानिक था। उसने सबसे पहले इसका सुझाव और प्रस्ताव देकर प्रयोग करके देखा था। और लेकिन इस पद्धति को जनसाधारण तक, लोगों तक ले जाने का कार्य कैरोलस लीनियस ने किया था। इसीलिए कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। लेकिन इसका वास्तविक जनक गास्पर्ड बोहिन है, क्योंकि सबसे पहले बताया किसने था, प्रयोग किसने किए थे और प्रस्ताव किसने दिया था, ये गास्पर्ड बोहिन ने दिया था। तो देखिए, नामकरण की जो पद्धति प्रचलित है वो है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति इसका सर्वप्रथम प्रस्ताव एवं प्रयोग किसने दिया था, गास्पर्ड बोहिन ने दिया था। ठीक है, अगला है, इसे इस पद्धति को जन साधारण तक ले जाने का कार्य किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था। कैरोलस लीनियस ने किया था। कैरोलस लीनियस ने किया था। कैरोलस लीनियस को क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति का जनक कहते हैं। ठीक है, नोट, क्योंकि ज्यादातर अपन क्या सुनते हैं कि जिसने पहले नाम दिया, पहले प्रयोग किया, उसको अपन जनक मानते हैं उस चीज का। तो सबसे पहले प्रस्ताव और प्रयोग गास्पर्ड बोहिन ने किया, लेकिन द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहते हैं, द्विनाम पद्धति का जनक कैरोलस लीनियस को कहते हैं। इसके नाम में भी कंफ्यूजन आपको बहुत बार पैदा होगी, क्योंकि कई किताब में इसको कैरोलस लीनियस नाम रखा है, कहीं पर इसको कार्ल लीनियस कहा गया है, कहीं पर कैरोल लीनियस भी कहा गया है। तो आप टेंशन ना ले, कंफ्यूज ना हो, नाम उसका लीनियस ही है, कार्ल लीनियस। ठीक है, इस पद्धति का नाम पांडुलिपि, इस पद्धति में जो नाम होता है वो पांडुलिपि में टेढ़े या फिर अधिरेखांकित करते हैं। इसमें जब नाम लिखते समय हम क्या करते हैं, इस पद्धति में नाम पांडुलिपि में टेढ़े, पांडुलिपि में टेढ़े या अधिरेखांकित करते हैं। आपने देखा होगा नाम लिखते हुए कि किसी का वैज्ञानिक नाम लिखा है, जैसे होमो सेपियंस, तो इस प्रकार से तिरछे इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा तिरछा लिखते हैं, लेकिन हमसे लिखा नहीं जाता, ये मशीनरी भाषा है पांडुलिपि। तो किसी का वैज्ञानिक नाम लिखते हुए हम ऐसे लिखते हैं टेढ़े मेढ़े पांडुलिपि में, लेकिन हर कोई ऐसे लिख नहीं सकता, मनुष्य नहीं लिख सकता, ये तो सिर्फ किसी मशीनरी भाषा में लिखा जाता है। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका है कि हमने अगर हमारी भाषा में ऐसे लिख दिया होमो सेपियंस, ये किसका, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो उसको नीचे क्या कर लिया जाता है, अधिरेखांकित कर लिया जाता है, जिससे पता चल जाता है ये एक
ये एक हाईलाइट हो जाता है कि ये क्या है, एक वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब प्रत्येक वैज्ञानिक नाम में, प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम में टोटल 2 नाम होते हैं। ठीक है, टोटल 2 नाम होते हैं। जैसे ये होमोसेपियंस, जिसमें पहला होता है वंश का नाम और दूसरा होता है जाति का नाम। दूसरा क्या होता है, जाति का नाम होता है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक वैज्ञानिक नाम में 2 नाम होते हैं। पहला वंश का नाम तथा दूसरा जाति का नाम। ये नॉर्मल से नियम है किसी का नाम अगर अपन को वैज्ञानिक लिखना है। देखिए वंश का नाम जो होता है वो उसका पहला अक्षर बड़ा होता है, हमेशा कैपिटल होता है। अंग्रेजी की बड़ी वर्णमाला का व जाति के नाम का पहले अक्षर अंग्रेजी के छोटी वर्णमाला का होता है। वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़ी वर्णमाला का तथा जाति के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के वर्णमाला अंग्रेजी के जाति के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के छोटी वर्णमाला में होता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 2 नियम, खास नियम। पहला तो वंश, पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का। वंश का जो पहला वंश का जो नाम होता है उसका पहला अक्षर अंग्रेजी की बड़ी वर्णमाला और जाति का पहला अक्षर छोटी वर्णमाला में होता है। जैसे अपन लिखते हैं ब्रेसिका, कंपेस्ट्रिस। ठीक है, सरसों का वैज्ञानिक नाम लिखा हमने। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं तो ये तो है इसका पहला वंश का नाम और ये है इसका जाति का नाम। और हमने नियम पढ़ा है कि पहला नाम का, वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी की बड़ी वर्णमाला तो बी, इंग्लिश में लिखते हैं तो बी, ब्रेसिका। बड़ी वर्णमाला में लिखा है हमने। ठीक है, अंग्रेजी की वर्णमाला का जो बड़ी वर्णमाला का पहला अक्षर हमेशा छोटा, और कंपेस्ट्रिस क्या होता है, छोटा होता है, छोटी वर्णमाला के अक्षर में लिखा जाता है। तो कंपेस इसका पहला वर्ण कंपेस्ट्रिस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंडरलाइन कर दिया हमने। तो ये हो गया हमारा किसका नाम, सरसों का वैज्ञानिक नाम हो गया। ध्यान रखना, वंश का जो नाम लिखते समय पहला कैपिटल लेटर लिखते हैं अपन तो सिर्फ पहला लेटर ही कैपिटल होगा। ठीक है, पहला अक्षर ही कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। तो सिंपल सी भाषा में अपन कहते हैं कि किसी का वैज्ञानिक नाम लिखना है तो उसकी वंश का पहला अक्षर बड़ी वर्णमाला का होगा, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में होगा, बाकी सभी लेटर्स क्या होंगे, चाहे जाति के हो चाहे वंश के हो, सभी लेटर्स क्या होंगे, छोटी वर्णमाला के होंगे। तो ये तो हुई हमारी किसकी बात,
नामकरण के बारे में। ठीक है, अब पादप नामकरण के कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले स्क्रीनशॉट लें इसका। देखिए, अब वर्गीकरण की इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। पादप नामकरण के कुछ नियम है जिसमें वर्गीकरण की इकाइयां क्या क्या होती हैं। देखिए, वर्गीकरण की इकाइयों के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं पादप नामकरण के कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम है। अंतर्राष्ट्रीय आधार पर पादप नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम। पादप नामकरण के कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वर्गीकरण की इकाइयां। पहली है हमारी वर्गीकरण की इकाइयां। कुछ वर्गीकरण की इकाइयां हैं जिनके आधार पर हमें नामकरण करना होता है कि किसी का नामकरण करना हो या वर्गीकरण अपन को देखना हो तो उसमें क्या क्या चीजें अपन को लिखनी होती हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले वर्गीकरण की इकाई में सबसे बड़ी होती है जगत। सबसे बड़ी होती है जगत। देखिए, जगत सबसे पहली जो वर्गीकरण की इकाई है वो है जगत, जिसे किंगडम कहते हैं। ठीक है, दूसरी इकाई है हमारी प्रभाग। दूसरी इकाई है हमारी प्रभाग, जिसे डिवीजन कहते हैं। जिसे डिवीजन कहते हैं। तीसरी है उपप्रभाग। अगर उपप्रभाग होगा तो सब डिवीजन। उपप्रभाग जिसे कहते हैं सब डिवीजन। ठीक है, सब डिवीजन। आगे है संवर्ग और उपसंवर्ग। ठीक है, संवर्ग यानी क्लास, संवर्ग, और चौथा पांचवा है उपसंवर्ग। क्लास और सब क्लास। सब क्लास। अगला है हमारा गण अर्थात ऑर्डर। गण और उपगण। छठा गण, उपगण, ऑर्डर और सब ऑर्डर। ठीक है, गण और उपगण। फिर है कुल और उपकुल, अर्थात फैमिली और सब फैमिली। कुल और उपकुल। फैमिली और सब फैमिली। कुल और उपकुल। फिर है ट्राइब और सब ट्राइब। ट्राइब और सब ट्राइब। ट्राइब और सब ट्राइब। ठीक है, ये जो सभी
नाम हमने अभी लिखे हैं, ठीक है। वर्गीकरण की इकाइयां होती है और ये मेजर मुख्य इकाइयां हैं किसकी, वर्गीकरण की। ये सब मेजर अर्थात मेजर कैटेगरी है, अर्थात मुख्य इकाई है। इसके अलावा कुछ और माइनर कैटेगरीज हैं, गौण इकाइयां भी हैं, जो कौन कौन सी है देखिए बार बार। जिसमें आता है वंश, ठीक है। वंश, वंश जिसे अपन जीनस कहते हैं, उपवंश, सब जीनस। 14वां है वंश और उपवंश। फिर है जाति और उपजाति, स्पीसीज और सब स्पीसीज। जाति, 15वां है उपजाति, 16वां है और 17वां। फिर किस्म और उपकिस्म, किस्म, उपकिस्म, किस्म और उपकिस्म। फिर है आगे फॉर्मा और क्लोन। ठीक है, जाति, स्पीसीज और उपजाति, सब स्पीसीज, ठीक है। किस्म, वैरायटी और सब वैरायटी और सब वैरायटी। फिर फॉर्मा, फॉर्मा और अगली है हमारी क्लोन। ये जो सभी है वो सब माइनर कैटेगरी की है। कैटेगरी गौण इकाइयां, ये सब गौण इकाइयां हैं, ठीक है। ये वर्गीकरण की सब इकाइयां हैं। इनके आधार पर प्रत्येक जो जीव होगा उसका एक जगत भी होगा, एक प्रभाग भी होगा, उप प्रभाग भी होगा, संवर्ग, उपसंवर्ग, गण, उपगण, कुल, उपकुल, ट्राइब, सब ट्राइब, वंश, उपवंश, जाति, उपजाति, किस्म, उपकिस्म, फॉर्मा, क्लोन, ये सभी उसके होंगे। जब किसी जीव का नाम रखा जाएगा, किसी सजीव का नाम रखा जाएगा, तो उसे इन सब में विभाजित किया जाएगा। इन सब के अनुसार उसको क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। अर्थात जगत, जो 5 जगत है, ठीक है, उसके अलावा उसमें कई सारे प्रभाग है, उप प्रभाग है, तो उसको कौन से प्रभाग में रखना है, कौन से गण में रखना है, उपगुण में रखना है, ठीक है। नया जीव जो भी मिलता है, अगर किसी जीव का नामकरण किया जा रहा है, जो नया हमें मिला है सजीव, तो उसका जगत का नामकरण भी होगा, उसको इन सब में बांटा जाएगा। तो एक जीव के बारे में अगर अपन को जानना है, ठीक है, अपन को एक जीव के बारे में वर्गीकरण जानना है, तो उसकी ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अनुलग्न, कुछ एक कुल गण के अनुलग्न हैं, ठीक है। देखिए क्लास, इनके सब के अनुलग्न हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले स्क्रीन पर अनुलग्न, अनुलग्न, ठीक है।
अनुलग्न, अब किस चीज के अनुलग्न क्या होते हैं, पीछे कौन सा वर्ड लगता है, छोटा सा वर्ड, ठीक है, लगता है किसी चीज के पीछे जुड़ के जो उसकी पहचान बन जाता है। तो देखिए क्लास, अगर संवर्ग, वर्ग का अनुलग्न क्या होता है, देखिए पहली बात तो वर्ग, वर्ग या संवर्ग, वर्ग या संवर्ग का अनुलग्न होता है जिसे अपन क्लास कहते हैं। इस क्लास का अनुलग्न क्या होता है, क्लास का अनुलग्न होता है ए, ठीक है, क्लास का अनुलग्न होता है। फिर है गण, गण का अनुलग्न क्या होगा, गण का अनुलग्न होता है, ऑर्डर का अनुलग्न एलग्न, सॉरी एलग्न नहीं है, एल्स है, जिसे एल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्स। फिर है उपगण, तीसरा है उपगण अर्थात सब ऑर्डर। उपगण का अनुलग्न क्या होता है, इन्हें, चौथा है हमारा। फिर है कुल और उपकुल, कुल, पांचवा है उपकुल, कुल यानी फैमिली और सब फैमिली, इनके अनुलग्न क्या होते हैं, इनके अनुलग्न होते हैं ऐसी और ओडई, ऐसी ओडई, ओडई, ऐसी और ओडेई, ओडई, ओडई, ठीक है। फिर ट्राइब और सब ट्राइब का अनुलग्न क्या होता है, ये और इन्हें, ट्राइब और सब ट्राइब का क्या होता है, ये और इन्हें, ये और इन्हें, ठीक है। ये इनके कुछ अनुलग्न है। अनुलग्न अब जो पीछे लगते हैं, जैसे कोई ब्रेसिक एसी, ब्रेसिक एसी, ब्रेसिक एसी, एक नाम है ब्रेसिकेसी, कुल का नाम, किसका नाम है, ये कुल का नाम है। तो नाम से ही पता चलता है, नाम देखा आपने एसी, ऐसी ही किसका अनुलग्न है, किसी कुल का अनुलग्न है। तो ब्रेसिकेसी क्या है, एक कुल का नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं किसी नाम को देखकर, ठीक है, कि उनके कुल के नाम के पीछे, तो कोई भी कुल होगा तो उनके पीछे नाम क्या होगा, उनके पीछे ऐसी नाम लिखा होगा, ठीक है। फिर प्रारूप विधि, नामकरण की द्विनाम पद्धति तो देख ली अपन ने, अब प्रारूप विधि देखते हैं, दूसरी जो हमारी है, ठीक है। देखिए प्रारूप विधि इधर शुरू करें, नामकरण की जो प्रारूप विधि होती है, प्रारूप विधि क्या होती है, पहले तो प्रारूप के बारे में अपन पढ़ते हैं। किसी भी लेखक द्वारा सबसे पहले जो पुस्तक संग्रहालय होता है, नामकरण का जो संग्रहालय होता है, वहां पर सबसे पहले किसी जीव का, किसी लेखक द्वारा किसी जीव का सबसे पहले जो प्रारूप दिया जाता है, जो विस्तार पूर्वक उसने बताया होगा, सबसे पहले जब कोई जीव की नई खोज हुई तो उसके बारे में वैज्ञानिक ने ले जाकर लिखित रूप में कुछ ना कुछ तो दिया होगा कि फलाना ये है, ये जीव फलाना कुल से होगा, फलाना टिकड़ा जिससे भी होगा, ठीक है। तो वो
ठीक है, तो ये होती है प्रारूप विधि। जो मूल सीट उसने दी थी वो प्रारूप विधि होती है। किसी भी लेखक द्वारा क्या होता है, प्रमाणिक रूप से किसी पादप विशेष के लिए, किसी पादप या सजीव विशेष के लिए प्रयुक्त वह पादप संग्रहालय सीट, पादप संग्रहालय सीट पौधे के लिए दी है तो पौधों का जो संग्रहालय होगा वहां पर वो सीट रखी हुई होगी। ठीक है, मूल रूप से प्रथम बार प्रयुक्त किया गया है। तो देखें प्रारूप विधि में क्या होता है। प्रारूप विधि में देखिए किसी भी लेखक द्वारा प्रामाणिक रूप से किसी भी लेखक द्वारा प्रामाणिक रूप से किसी भी लेखक द्वारा प्रामाणिक रूप से किसी पादप विशेष के लिए प्रयुक्त वह पादप संग्रहालय सीट, वह पादप संग्रहालय सीट जो वह पादप संग्रहालय सीट जो जिसे मूल रूप से प्रथम बार प्रयुक्त किया गया हो, प्रथम बार क्या किया गया हो, प्रयुक्त किया गया हो, वो प्रारूप विधि कहलाती है। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार के प्रारूप होते हैं, प्रारूप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रारूप में देखिए विभिन्न प्रकार के प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। पहला है होलोटाइप। क्या है पहला? होलोटाइप। अब होलोटाइप क्या होता है? होलोटाइप होता है देखिए लेखक द्वारा नामकरण प्रयुक्त के लिए लेखक द्वारा नामकरण प्रारूप के लिए प्रयुक्त किया गया प्रतिरूप, लेखक द्वारा नामकरण प्रारूप के लिए प्रयुक्त किया गया प्रतिरूप या अन्य कोई सामग्री होलोटाइप कहलाती है। कि किसी जीव का नामकरण देना है, नामकरण करना है, उसके लिए जो प्रारूप दिया गया है, ठीक है, उसकी कॉपी, फोटोकॉपी या अन्य कोई सामग्री क्या कहलाती है? होलोटाइप कहलाती है। लेखक द्वारा नामकरण प्रारूप के लिए प्रयुक्त किया गया प्रतिरूप या अन्य कोई सामग्री को होलोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? होलोटाइप कहते हैं। दूसरा है हमारा, ये तो होलोटाइप लेखक द्वारा सबसे पहले नामकरण प्रारूप के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो होलोटाइप कहलाता है। दूसरा है हमारा लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप में क्या होता है? ठीक है, अगर होलोटाइप खो जाए, प्रारंभिक रूप से सबसे पहले जो प्रारूप प्रस्तुत किया वो अगर खो जाए, ठीक है, या जमा नहीं करवाने पर खो गया, जमा करवाया था खो गया, या फिर लेखक ने नामकरण के लिए जमा ही नहीं करवाया,
होलोटाइप खो जाने या जमा नहीं करवाने पर मौलिक सामग्री से चयनित ऐसा प्रारूप, ठीक है, इस स्थिति में किसी मौलिक सामग्री से चयनित ऐसा प्रारूप चुना गया, ऐसा प्रारूप जो नामकरण प्रारूप के रूप में प्रयुक्त होता है उसे लेक्टोटाइप कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक रूप से जो दिया जाता है वो होलोटाइप, अगर होलोटाइप गुम हो जाए, मिल नहीं रहा है या पहले दिया नहीं गया था, तो जीव के नामकरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो प्रारूप होता है उसे अपन लेक्टोटाइप कहते हैं। होलोटाइप खो जाने या पहले जमा नहीं करवाने की स्थिति में, होलोटाइप खो जाने या पहले जमा नहीं करवाने की स्थिति में मौलिक सामग्री चयन में मौलिक सामग्री से चयनित ऐसा प्रतिरूप जो नामकरण प्रारूप के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसे लेक्टोटाइप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? लेक्टोटाइप कहते हैं। उसे लेक्टोटाइप कहते हैं। अंडरलाइन करें इस चीज को, सॉरी अंडरलाइन क्या, स्क्रीनशॉट लें। अगला है हमारा, देखें, अगला है नियोटाइप। होलोटाइप हो गया जो प्रयुक्त प्रथम बार प्रयुक्त होता है, ठीक है। लेक्टोटाइप जब होलोटाइप गुम जाने या जमा नहीं करवाने की स्थिति में नामकरण के लिए काम में लिया जाता है। नियोटाइप क्या होता है? नियोटाइप नामकरण संबंधित जो संपूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं हो, अगर नामकरण के लिए कुछ चीजें तो हैं लेकिन पूरी नहीं है, नामकरण करने के लिए वो चीजें पूरी नहीं है, पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं हो, तो काम में लिया जाने वाला नामकरण प्रारूप है वो नियोटाइप कहलाता है। यदि नामकरण के लिए संपूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं हो तो नामकरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रारूप नियोटाइप कहलाता है। नियोटाइप कहलाता है। फिर है पैराटाइप। नियोटाइप क्या होता है? अगर नामकरण के लिए सारी सामग्री उपस्थित ना हो तो नामकरण के लिए, इस स्थिति में नामकरण के लिए हम जिस चीज का उपयोग करते हैं वो क्या होता है? नियोटाइप। अगला है पैराटाइप। होलोटाइप के अलावा जो सबसे मौलिक विवरण होता है वो होलोटाइप। सबसे पहले तो प्रयुक्त किया जाने वाला होलोटाइप, अगर होलोटाइप के अलावा कोई सबसे ज्यादा मान्य नामकरण प्रारूप है तो वो है पैराटाइप।
टाइप। चौथा है पैरा टाइप। पैरा टाइप क्या होता है? होलो टाइप के अलावा होलो टाइप के अलावा नामकरण के लिए उद्धरित या उपयोग में लिया जाना उद्धरित सबसे मौलिक प्रारूप। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरा टाइप। फिर है आइसोटाइप। अगला है हमारा आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या होता है? आइसोटाइप को होलोटाइप की प्रतिलिपि माना जाता है। ठीक है, आइसोटाइप इसे होलोटाइप की प्रतिलिपि या कॉपी कहते हैं। इतनी सी बात इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सेन टाइप अगला सेन टाइप है। ये एक या अधिक प्रतिरूप मान्यता के आधार पर नामकरण प्रारूप है। इस सेन टाइप में क्या होता है? एक या एक से अधिक मान्यता प्राप्त प्रतिरूप के आधार पर नामकरण है। सेन टाइप क्या होता है? एक या अधिक प्रतिरूप मान्यता के आधार पर नामकरण। आधार पर क्या होता है? नामकरण होता है। अगला है को टाइप। इसमें क्या होता है? अगर किसी को नामकरण के लिए दो प्रारूपों को मान्यता दे दी गई है एक साथ, ठीक है, एक प्रारूप के आधार पर मान्यता हो तो वो तो होलोटाइप पे हो जाती है। लेकिन सेन टाइप क्या होता है? सेन टाइप में क्या होता है? नामकरण के लिए जब किसी दो प्रारूप को मान्यता दे दी है कि उस जीव का नामकरण इन दो प्रारूपों में से किसी पर से भी रख सकते हैं, तब नामकरण के लिए जो प्रयोग लिया जाता है टाइप, वो होता है सेन टाइप। अगला है हमारा को टाइप। को टाइप क्या होता है? कौन सा है ये? सातवां, को टाइप। को टाइप होता है जिस पौधे के होलोटाइप चयन, जिस पौधे का होलोटाइप चयन किया गया है, अगर उसी से एक और प्रतिरूप एकत्र किया जाए। जिस पौधे से होलोटाइप अलग किया गया है, जैसे एक पौधा है उसके नामकरण का एक होलोटाइप अलग किया गया है, उसी पौधों से नामकरण का कोई दूसरा होलोटाइप प्रतिरूप अलग किया जाए तो इसे अपन को टाइप कहते हैं। जिस पौधे से होलोटाइप चयनित किया गया है, उसी पौधे से एक और प्रतिरूप चयनित किया जाए। ठीक है, तो वो कहलाता है को टाइप। वो कहलाता है हमारा को टाइप। फिर है आठवां टाइप, सिर्फ टाइप। शब्द जो प्रयुक्त किया गया हो इसका अर्थ होलोटाइप होता है। शब्द टाइप क्या होता है? शब्द जो नामकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसका अर्थ ही क्या होता है? होलोटाइप होता है। शब्द जो प्रयुक्त किया गया हो इसका अर्थ होलोटाइप होता है।
फिर है लास्ट हमारा टाइप के आधार पर जो प्रारूप विधि में, वो है टोपोटाइप। नोवा है टोपोटाइप। टोपोटाइप क्या होता है? होलोटाइप वाले स्थान से यदि एक और प्रतिरूप एकत्रित किया जाए तो उसे टोपोटाइप कहते हैं। होलोटाइप वाले स्थान से, होलोटाइप वाले स्थान से यदि एक और प्रतिरूप एकत्रित किया जाए तो इसे टोपोटाइप कहते हैं। इसे टोपोटाइप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टोपोटाइप कहते हैं। अब कोटाइप और टोपोटाइप में थोड़ा सा फर्क है। जिस पौधे से होलोटाइप चयनित किया गया उसी पौधे से अगर नया होलोटाइप निकाला जाए तो वो कोटाइप कहलाता है, और जिस स्थान से होलोटाइप लिया गया उसी स्थान से नया होलोटाइप चयन करे तो वो कहलाता है हमारा टोपोटाइप कहलाता है। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। तो आज अपन ने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। वर्गीकरण की इकाइयां पढ़ी है, नामकरण अपन ने कंप्लीट किया है, ठीक है। नामकरण के बाद अपन ने कुछ प्रारूप विधि से नामकरण भी पढ़ा है। इसके बाद अपन प्राथमिकता का सिद्धांत, कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। जो सिद्धांत अपन पढ़ रहे थे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वर्गीकरण के कुछ सिद्धांत अपन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ जो भी आज मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।